समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट और हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, इस बार हमें बहुत सारे सवाल आए हैं, तो सवालों से ही शुरुआत की जाए। और जवाब छोटे रखूंगा और थोड़ी हमारे चेहरों पे मुस्कान भी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है। क्योंकि जब थोड़ी टेंशन तो होती है ना, जब आपकी सेनाएं लड़ रही हो तो, और ये भी नहीं पता होता क्या होगा। बिल्कुल। तो अभी उससे थोड़ी सी शांति है, तो कुछ और सोच सकते हैं। अब बताइए, सवाल तो मुझे पता है ज्यादा उसके बारे में। हाँ, हमारे दर्शकों के मन में पर अभी भी सवाल जो उसी भी से शोभा जुड़े है हुए। मुझे बताइए। चलिए, पहला सवाल अनुभव सक्सेना का है। बोल रहे हर कोई कह रहा है कि ऑप सिंदूर पाकिस्तान के लिए डेटरेंट के रूप में काम करेगा। मैं ये समझने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ कि एक सेना जो खुद अपने लोगों को बिना किसी दंड के मारती है, उस पर भारतीय हमलों में मारे गए कुछ दर्जन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वायुसेना के ठिकानों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, लेकिन रेपुटेशन के मामले में पाकिस्तान, वो बोल रहे हैं, हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। ये कैसे डेटरेंट है? नहीं यार, ये सोचना गलत है कि वो फ्लाइंग कलर्स के साथ आए हैं, क्योंकि जब उनकी इतनी देखिए बात क्या होती है। हम लोग, ये कोई हॉकी का मैच नहीं है कि उसने 2 गोल किए, उसने 3 गोल किए, कि एक जहाज गिरे, 2 जहाज गिरे, में पता भी नहीं किसके कितने गिरे। ये कहानियां बाद में आएंगी और ये कहानियां भी बड़ी दिलचस्प होंगी जब होंगी। लेकिन असली बात यह है कि भारत कुछ ठिकानों को तोड़ने गया था। सबको पता था जब पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को कि भारत ऐसा करेगा। पाकिस्तान को भी पता था, तो पाकिस्तान की सेनाएं पूरी तरह से तैयार थी। ना सिर्फ इस बात के लिए तैयार थी कि भारतीय वायुसेना जाएगी, लेकिन इस बात के लिए भी तैयार थी कि भारतीय वायुसेना की यहीं पर अटैक करेगी। क्योंकि जो 2 हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में सब जानते हैं, कोई दुनिया में कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिल्कुल वेल नोन पब्लिक फैक्ट है ये। तो उसके बावजूद वो उसको बचा नहीं पाए। ये कुछ ऐसे हो गया कि कोई किसी का बॉडीगार्ड है, तो उसको मारने के लिए आ गया कोई, जिसकी वो सुरक्षा कर रहा है, उसको तो मार दिया। फिर उसने बोला जो मारने आया था, 3 लोग आए थे, उनमें से मैंने एक को मार दिया। तो अरे भाई, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आपका जो काम था सुरक्षा करना, उसमें तो आप फेल हो गए। तो ये इसमें फ्लाइंग कलर्स की बात नहीं। और दूसरी बात यह कि उसके बाद जो भी हुआ, पाकिस्तान की इतनी एयर बेसेस, मिसाइल सिस्टम्स और बहुत चीजें अब तस्वीरों के साथ हैं, जो दुनिया भर में तस्वीरें छपी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि हर चीज को स्केप्टिकली भी देखते हैं और वैसे भी भारत को ज्यादा स्केप्टिकली देखते हैं आजकल। तो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि जो डैमेज हुई है सारी, वो एक तरफ हुई है। और पाकिस्तान की जो एयर बेसेस हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, भारतीय वायुसेना का बहुत नुकसान हुआ है इन्हीं एयर बेसेस को अटैक करने में। क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना ने इनको बिल्कुल अपना फोर्ट्रेस गढ़ बनाया हुआ है। तो इनको अब अटैक करना, और ऐसे अटैक करना कि सारी दुनिया को उसका सबूत मिल जाए। दूसरी बात, इस बार जो लश्कर तैयबा का मुरीदके में या बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, मरकज सेंटर, उन दोनों को तोड़ा गया। उनकी फोटोज भी ऑलमोस्ट रियल टाइम आई, क्योंकि जब तोड़ा, कुछ तो बॉम्ब्स ऐसे यूज किए थे जो खुद ही फोटोग्राफी आपको पिक्चर भेजते हैं, जो बालाकोट में नहीं हो पाया था। और दूसरा ये साफ है कि उसके बाद हमारी कोई ड्रोन वहां घूम रही थी, क्योंकि वो देखे जो वीडियो भारत सरकार ने दिखाए अपनी ब्रीफिंग में, वो ड्रोन के वीडियोज हैं, ड्रोन वहां पे घूम रही है। तो वो सब सबूत भी सब दुनिया के सामने अभी सामने आए हैं। तो इसमें कोई फ्लाइंग कलर वगैरह नहीं है। सिर्फ ये जरूर है पाकिस्तान में कि जब भी लगता है कि भारत से खतरा है या भारत से कोई झगड़ा है, तब एकदम जो उनकी सेना की जो रेपुटेशन है, जो उसकी इज्जत है, एकदम बहुत बढ़ जाती है।
वो नीचे तब जाती है जब वो उनकी बहुत बड़ी शिकस्त हो जाए, जैसे बांग्लादेश वॉर में हुई जी। या जैसे कि कारगिल में भी हुई। तो नहीं तो भारत से जब टेंशन होती है उनको वो सूट करता है। और कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि पहलगाम में जो हुआ उसका एक कारण ये भी था कि पाकिस्तान की जो सेना थी बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, और पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो भी बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, और जो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता इमरान खान, उनको इन्होंने ही जेल में डाला हुआ था। तो ये सारा एक तरह से वो अपनी राजनीति में अपने लिए डिटॉक्स कर रहे थे। शेखर, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल संचित सुमन का लूंगी। बोले, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपकी बेहतरीन कवरेज के लिए धन्यवाद। सवाल उनका है कि बालाकोट के बाद मुझे याद है शेखर जी ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान पर नियंत्रण रखने के लिए हमें उन्हें निर्णायक रूप से हराने या डोमिनेट करने की क्षमता होनी चाहिए। बालाकोट के बाद ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि अब हमारे पास वो बढ़त है? इस बढ़त को बनाए रखने के लिए अगले कदम क्या होंगे? देखिए, बढ़त है, पर इससे ज्यादा बढ़त होनी चाहिए थी पिछले 5 साल में। मुझे लगता है कि भारत ने इतना फोकस नहीं किया, और इस हफ्ते का जो नेशनल इंटरेस्ट है, आप कृपया उसको पढ़िए। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, मेरे ट्विटर पेज पे जाके वहाँ से ले सकते हैं, हमारे द प्रिंट के इंस्टाग्राम पेज से ले सकते हैं। वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इसी की बात कर रहा है कि भारत को अब ऐसा इतना गैप बढ़ा देना चाहिए कन्वेंशनल कि पाकिस्तान कभी कुछ कर ही ना पाए। जी। उसको इतना स्कोप छोड़ा ही क्यों कि वो कुछ भी रिटेलिएशन कम से कम दिखा के अपने देश में कोई शोर शराबा कर पाए। उसकी जरूरत नहीं थी। जो भारत इस समय सुरक्षा पे खर्च कर रहा है वो प्रतिशत जो है जीडीपी का, वो 1962 में जब नेहरू जी को इतना कहा जाता है उस समय जितना था उससे भी कम है इस टाइम। तो ये भारत को इससे ज्यादा खर्च करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इसको डबल कर दो, लेकिन उससे ज्यादा खर्च करना चाहिए, और ये ऐसे खर्च करना चाहिए अगले 5 साल में कि हम गैप सिर्फ पाकिस्तान से इतना बढ़ा लें कि पाकिस्तान का खतरा, फिर ये जो पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे रख के एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट करता है, जी। तो वो उसकी मजाल अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही असली डिटरेंट होगा, और वो डिटरेंट मुफ्त नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, देश सेना क्यों बनाते हैं? अगर कोई के सेना लड़ाई लड़ने के लिए बनाते हैं तो वो मेरे ख्याल 14-15 साल का कोई बच्चा होगा, या कोई वैसे कोई इतना अक्लमंद आदमी नहीं होगा। बड़े, या कोई कहे कि सेना अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, वो छोटे देशों की बात है। जो बड़े देश हैं, जो महान देश हैं, ग्रेट नेशंस हैं, ग्रेट पावर्स हैं, वो सेना बनाती है डिटरेंस के लिए कि मेरी सेना है, इसकी वजह से मेरे साथ कोई लड़ने नहीं आएगा। भारत अभी पाकिस्तान के साथ उस स्थिति में पूरी तरह से नहीं है जो कि होना चाहिए था। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने काफी फोकस्ड काम किया, खास करके अपनी एयरफोर्स और मिसाइल्स पे। हमने भी कुछ किया, राफाल आए हमारे, लेकिन हम और ज्यादा कर सकते थे। तो मेरा भी सोच ये है कि भारत को अभी 5 साल एक फ्रंट पे फोकस करना चाहिए, पाकिस्तान के फ्रंट पे। हम कहते रहते हैं टू फ्रंट प्रॉब्लम, वो तो चलती रहेगी, लेकिन एक फ्रंट पे प्रॉब्लम करके उस फ्रंट को अगर हम इररेलेवेंट बना दें तो फिर भारत की स्ट्रेटेजिक जो स्थिति है वो बदल सकती है। शेखर, अगला सवाल अनुराग उपाध्याय का है। वो बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कूटनीतिक और सैन्य नजरिए से क्या भारत ने स्टैंड ऑफ के दौरान कोई कार्ड्स ओवरप्ले या अंडरप्ले किए? मुख्य सबक क्या है और क्या बेहतर किया जा सकता था? देखिए, इसमें भी समय लगेगा इसमें कहने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा सबक यही है कि भारत को अपनी एयर पावर और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए थी। जैसे कि 2019 में जब मोदी जी की सरकार आई, तब तक तो वो ज्यादा सीटों के साथ आ गए थे। राफाल जो कैंपेन था, जो राफाल स्कैंडल, सो कॉल्ड स्कैंडल, वो तो फेल हो गया था। तो उसी समय 4 स्क्वाड्रन और ऑर्डर कर देने चाहिए थे। तो इस समय और इंडिया के पास जहाज होते जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले होते, पायलट्स भी ज्यादा होते, डॉक्ट्रिन्स भी डेवलप हो गए होते। इसको एक मिनिमलिस्टिक तरीके से छोड़ दिया गया। तो जो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक व्यू कई बार होता है वो मिनिमलिस्टिक होता है। वो कहने के बाद मैं ये भी कहूंगा कि कुछ अच्छे फैसले किए गए, जैसे कि भारत ने जो सरफेस टू एयर मिसाइल और बहुत बनाए, बहुत तो अपने ही है हमारे, जैसे कि आकाश जी। फिर जो बराक 8 है उसका भी हमने अपना वर्जन बनाया है, जॉइंट वेंचर, जिसको हम MRSAM कहते हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, करीब 70 किलोमीटर तक मारता है। ये आकाश और बराक 8
इस बार बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और उन सब के ऊपर है S-400। अब देखिए पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की आपके S-400 को हिट करने की। वो आखिरी दिन, इससे पहले उसी के बाद भारत ने उनके एयर बेसिस पे भारी अटैक किए। वो सुबह आखिरी दिन जो 10 मई की सुबह वो अपने फाइटर प्लेन्स लेके आए, मेरे ख्याल JF-17 होंगे, और उनमें उन्होंने एक ये चाइनीज वेपन है जो रेडिएशन, एंटी रेडिएशन वेपन है, जो कि रडार को होम करता है जी। और वो कुछ बैलिस्टिक तरीके से लॉन्च होता है और हाइपरसोनिक की तरह बन जाता है। पूरा हाइपरसोनिक नहीं, लेकिन काफी हाइपरसोनिक। आप देखें कि जो भारत की ब्रीफिंग थी उसमें भी एक दिन कहा गया कि एक आधा हथियार हमारे ऊपर ऐसे भी फेंका गया था जो एक्स्ट्रा हाई स्पीड का था। तो उन्होंने हाइपरसोनिक नहीं कहा, एक्स्ट्रा हाई स्पीड का मतलब क्या है? जितना तेज मिसाइल आता है आपके ऊपर उतना मुश्किल होता है उसको इंटरसेप्ट करना। जी। तो वो मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए थे हमारी S-400 बैटरीज को अटैक करने के लिए, जो कि आदमपुर में थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जब गए तो आदमपुर गए, उन्होंने वो चुना और पाकिस्तान ने कहा वो एयरबेस तो तबाह हो गई है, बहुत दिन ठीक ही नहीं होगी। तो वहां गए, वो वहीं पे लैंड किए, वहीं पे घूमे भी। उनकी बाद में फोटोज रिलीज गई। एक तो जब उन्होंने भाषण दिया तो उनके पीछे आप देखिए कि S-400 के लॉन्चर्स और उसका जो कंट्रोल सेंटर है वो लगा हुआ है। और उसके बाद भी उसकी फोटोज रिलीज की गई कि उसका जो कंट्रोल रूम है, जहाँ उसका रडार वगैरह होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, वहां वो जाके आ रहे हैं। तो कहीं कल को पाकिस्तान ये ना कह रही है तो लॉन्चर्स हैं, उसका जो कंट्रोल सेंटर तो हमने तोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसीलिए पाकिस्तानी बहुत चिंता में थे। तो ये चीजें, वो सस्ता सिस्टम नहीं है। $5.7 बिलियन की डील है S-400। और अब ये भी मुश्किल है कि सिर्फ 3 बैटरीज आई हैं, 5 आनी थी हमारी। वो यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो गई तो रशिया को अपनी जरूरत है, पर लगता है कि अगर वहां युद्ध विराम हो गया तो बाकी 2 बैटरीज भी आएंगी। तो वो एरिया, इंडिया का जो एयर डिफेंस है उसमें बहुत जबरदस्त काम हुआ है और उसका रिजल्ट हमने इस बार देखा है। लेकिन और भी बहुत कुछ होना चाहिए। इंडिया की आर्टिलरी, मैं कहता हूं कि जैसे पुंछ में पाकिस्तान बार बार फायरिंग करता है या LOC पे, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप 10 गन से फायरिंग करेंगे तो इंडिया 200 गन से करेगा। और बिना बात नहीं करेगा, आप करोगे तभी करेगा। या आप यहाँ पे टेरर अटैक करोगे तो हर बार आप एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एयरफोर्स भेज के आप मिसाइल मारोगे। कभी आप जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो आप आर्टिलरी, मास्ड आर्टिलरी से दे सकते हैं। क्योंकि आर्टिलरी फायरिंग, अगर आप मास्ड आर्टिलरी और आजकल तो गाइडेड आर्टिलरी है, आप उससे करें तो आप पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के ऊपर भी काफ़ी पनिशमेंट कर सकते हैं। तो जब इतनी आप शक्ति बढ़ा लेंगे अपनी, तो लड़ाई करने की नौबत ही नहीं आएगी। शिखर, अगला सवाल रोहन नवलकर का है। बोल रहे, हर बार जब पाकिस्तानी आतंकवादी भारत पर हमला करते हैं तो दोनों देशों के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता है। 2001 से 2025 तक हम सीमा पर स्टैंड ऑफ से लेकर पाकिस्तान में अंदर तक हवाई हमलों तक पहुंच चुके हैं। अगर भविष्य की कोई सरकार तनाव कम करना या डीएस्केलेट करना चाहती है तो क्या ये एक्शंस उसे और भी ज्यादा टकराव से पीछे हटने की अनुमति देंगे? ऑपरेशन सिंदूर का भारत पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म संबंधों के लिए क्या मायने हैं? देखिए, ये तो इसकी चाबी सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के हाथ में है। 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो ISI पाकिस्तानी फौज है वो क्या करना चाहती है, और दूसरा ये कि उनका कितना कंट्रोल है इन एलिमेंट्स के ऊपर। इन एलिमेंट्स में लश्कर वगैरह पे उनका काफी पूरा कंट्रोल है। जैश कभी कभी अपनी भी मर्जी से काम करता है। लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर है। अगर कोई टेरर अटैक ना हो तो ये समय के साथ सिचुएशन रिपेयर भी हो सकती है। और क्योंकि फिर अगर टेरर अटैक ना हुआ, ये टेंशन फिर कम हो गई, तो जो फौज का, जो आर्मी चीफ की जो पावर हो गई है वो कम हो जाएगी जी। और जहाँ तक मैं नवाज शरीफ की सोच समझता हूँ, वो नहीं चाहते कि भारत के साथ मारापीटी हो या टेंशन हो। तो ये सब देखने की बात है, 5 साल आगे कोई नहीं देख सकता जी। लेकिन उसके लिए भारत को अपनी तैयारी ऐसे करनी चाहिए जैसे कि कल को फिर से एक टेरर अटैक अगले 3 महीने में हो जाएगा। इसलिए वो वॉर फुटिंग पे तैयारी, टू अवॉइड वॉर लड़ने के लिए नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको तैयारी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं करनी होती, आपको तैयारी लड़ाई को अवॉइड करने के लिए करनी होती है।
शेखर, आशीष पटेल का सवाल है, बोल रहे पिछले हफ्ते की सभी युद्ध गतिविधियों से क्या आपको लगता है कि होममेड हथियारों पर भरोसा करना फायदेमंद रहा है, और क्या आपको लगता है कि इससे हमारे डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा? साथ ही सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के साथ क्या आपको लगता है कि भविष्य के किसी भी युद्ध में झूठी नैरेटिव या इंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा एक एडिशनल फ्रंट बनने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आपकी सारी बातें ठीक है। जो होममेड, जो हमारे मेक इन इंडिया है, उनका बहुत फायदा है। और ये भी याद रखिए कि मेक इन इंडिया हर कुछ आप फ्रॉम स्क्रैच आप नहीं बनाते हैं। जी। किसी से पार्ट लेते हैं, किसी से डिजाइन लेते हैं, किसी से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, लेकिन ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स मिलिट्री इक्विपमेंट है दुनिया में, ऐसे ही बनता है आमतौर पे। तो उसमें अपने आप एबिलिटी करना, और खास करके ड्रोन, अब क्योंकि भारत में एक ड्रोन इकोसिस्टम बन गया है, तो भारत को उसको बहुत प्रमोट करना चाहिए और अपने हाईटेक अटैक ड्रोन बनाने चाहिए हमारे को अब। और अपने बनेंगे तो एक तो आप ज़्यादा नंबर में ले सकते हैं, और दूसरा जो आप पैसा खर्च करेंगे वो अपनी इकॉनमी में जाएगा, आपके उद्यमियों के पास ही जाएगा। तो भारत का ड्रोन इकोसिस्टम है, उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। वो एक सबक है इस बार का। एंड सोशल मीडिया आपने देखा, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने भी किया, हमारे यहाँ से भी हुआ। सोशल मीडिया बहुत इस समय एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉरफेयर बन गया है, और इसीलिए उसमें सच और झूठ की पहचान करना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि कोई प्लेन, वो इंडिया का हमने प्लेन गिरा दिया, प्लेन गिरा हुआ इंडिया का, रैकेज है। अब कौन एकदम चेक करेगा कि ये तो 2019 का कोई क्रैश था, रूटीन क्रैश, या 2018 का क्रैश था, या 2022 का क्रैश था। तो ये सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो रही हैं, और उसमें एक आदमी कोई खबर देता है, जैसे कह दिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गई, या पाकिस्तान में न्यूक्लियर स्टोरेज पे भारत ने अटैक किया। भारत कभी न्यूक्लियर स्टोरेज पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि भारत बहुत जिम्मेदार देश है, खुद न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। उसे पता है कि किसी दूसरे के न्यूक्लियर हथियार पे हमला करने का मतलब क्या होता है। तो ये सारी कहानियाँ कि वहाँ रेडिएशन लीकेज हो गई, अमेरिकन आ गए देखने के लिए, ये सब बेकार की बातें हैं, और ये सब सोशल मीडिया से चलाई जाती हैं। ये बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ से चली है, जो उनके यहाँ से चली है उसके हिसाब से तो हमारी आधी एयरफोर्स खत्म हो गई होगी। उन्होंने तो कहा कि दिल्ली के ऊपर ड्रोन्स घूम रही हैं, और दिल्ली के हर बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर ड्रोन घूम रही है हमारी। जब लोगों ने कहा हमने देखी नहीं, तो उन्होंने कहा आपका वेदर खराब था, बादल थे, आपको दिखी नहीं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि आदमपुर का एयरबेस तो बहुत दिन अभी काम करने लायक नहीं रहेगा। तो ये सारी बकवास, या रात में जैसे कह दिया उन्होंने, उनके DGISPR ने आके, कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं आदमपुर से अमृतसर के ऊपर, क्योंकि वो सिखों को मारना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल है जो सिर्फ एक कम्युनिटी को मारेगा। अमृतसर में अगर आप देखें तो हिंदू शायद ज्यादा होंगे सिख से, और भारत क्यों अपने बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा? और अगर अकल ना भी हो, तो एक बेसिक 5 साल के बच्चे का IQ तो होना चाहिए कि आदमपुर से अमृतसर का फासला करीब 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर में अगर जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, तो कुछ ऐसे होगा जैसे नंबर 11 बैट्समैन ना सोचता है मैं छक्का मार दूं, और बहुत ऊपर बॉल ऊपर चली जाती है, विकेट कीपर कैच कर लेता है। तो वो इतना सा दूर जाने के लिए उसको इतना ऊंचा जाना पड़ेगा। ये तो जिसको पाकिस्तान में भी सुनेंगे लोग, इसलिए मैं कहूंगा ये अहमकों की जन्नत है। वो पाकिस्तान मीडिया में मैंने सुना है फूल्स पैराडाइज, है ना। और उसको इस्तेमाल करके ये कहना कि हम सिखों के साथ हैं, भारत सिखों के साथ ऐसे कर रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा होता है, जिसको फिर सोशल मीडिया पे बहुत चलाया जाता है। तो इस बार हमने वो देखा, लेकिन दोनों तरफ से काफी क्रूड था, तो उसका कोई इतना ज्यादा असर हुआ नहीं। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर है। शेखर, समीर का है अगला सवाल, पूछ रहे हैं पाकिस्तान के भीतर स्टेट सपोर्टेड या स्टेट टॉलरेटेड आतंकवादी गतिविधियों के पर्याप्त और बढ़ते सबूतों को देखते हुए जिनमें उसके अपने नागरिकों को भी निशाना बनाकर किए गए हमले शामिल हैं, ग्लोबल लीडर्स विशेष रूप से G7 के नेता भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए लगातार आह्वान कर रहे हैं, जैसे कि दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार हैं। देखिए, जब दोनों पक्ष लड़ने वाले होते हैं तो उस समय जो बाहर की ताकतें होती हैं वो कुछ ऐसे ही कहती है। लेकिन अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें, खास करके मार्को रूबियो के देखें, तो उसमें नुएंस है। आजकल के ज़माने में नुएंस करना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें नुएंस है। वो भारत से कह रहे हैं कि आप आपके साथ सहानुभूति है, बड़ा कंडेम करते हैं जो अटैक हुआ।
इनको आप ढूंढिए और हम आपकी मदद करेंगे इन आतंकियों को ढूंढने में, और साथ साथ पाकिस्तान के साथ अपनी स्टेबिलिटी करिए, डीएस्केलेट करिए। पाकिस्तानियों को ये सब कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि भारत जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इनमें, इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें आप भारत की मदद कीजिए, और जो लोग आपकी टेरिटरी से, आपके क्षेत्र से ऑपरेट कर रहे हो, उनके खिलाफ आप एक्ट कीजिए। तो उसके अलावा हर स्थिति में ये सोचना कि दुनिया बोलेगी हम इस तरफ हैं या हम इस तरफ हैं, वो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा थिन स्किन वाले भी हैं। और इस समय इमीडिएटली उसके बाद हुआ, अभी हमारे पास सबूत नहीं आया कि पाकिस्तान से हुआ, ऐसे नहीं हुआ जैसे 26/11 का साफ मिला हमारे को इमीडिएटली, और हमारे पास उनके फ़ोन कॉल्स बहुत मॉनिटर्ड थे। ऐसे ही पार्लियामेंट अटैक में या पुलवामा में, उड़ी में, वहाँ पे जैश ए मोहम्मद ने उसका डिक्लेयर कर दिया कि हमने किया है। तो इस बार वो नहीं था, वो टीआरएफ ने किया था। टीआरएफ इतना पहचाना हुआ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर टीआरएफ ने विड्रॉ कर लिया, तो अभी ये बात इतनी आगे बढ़ नहीं पाई थी। इसलिए सारे, और पश्चिमी देशों का ये भी सोचना होता है कि हाँ अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए कि मामला ठंडा हो जाए, तो यही उनकी कोशिश थी। शेखर, अगला सवाल राधिका घोष का है। उनके सवाल से पहले वो बोल रही है कि सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी बैक्ड आतंकवादियों के खिलाफ भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड कवरेज के लिए आपका धन्यवाद। जबकि कई समाचार चैनलों ने कराची पोर्ट के विनाश की घोषणा की, द प्रिंट ने ऑथेंटिसिटी रिस्ट्रेंट बनाए रखा और शार्प नुआंस एनालिसिस प्रस्तुत किया। एक प्राउड सब्सक्राइबर के रूप में मैं वास्तव में आपकी पत्रकारिता की सराहना करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका प्रश्न है, आपके विचार में जनरल आसिम मुनीर अब क्या सोच रहे होंगे? यूएस से निपटने में भारत के अगले रणनीतिक कदम क्या हो सकते हैं? और कन्वर्सली वो बोल रही है, अमेरिकी लीडरशिप क्या सोच रहा है? राधिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत लोगों ने, बहुत हमारे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया, और हम किसी फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि एक बेसिक चीज़ भी होती है। भारत ने कहा था, हमारी नीति है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। एयरफोर्स के साथ लड़ाई इसलिए हुई कि एयरफोर्स ने वापस हमारे एयरफोर्स पे हमला किया। हमने तो पहले सिर्फ आतंकी ठिकानों पे बॉम्बिंग की थी। जब उनके एयरफोर्स ने हमारी एयरफोर्स पे हमला किया, तब उस पर हमने हमला किया। ऐसे आर्मी भी, जब उन्होंने फायरिंग शुरू की लाइन ऑफ कंट्रोल में, हमने भी फायरिंग शुरू किया लाइन ऑफ कंट्रोल में। कुछ ऐसा नहीं था कि नेवी भी वहाँ लड़ाई में जा रही थी, ऑल आउट वॉर नहीं थी। जो एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होता है, सीढ़ियाँ होती है, कौन सी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो हमारी सीढ़ियों में जो नेवी की सीढ़ी है वो काफ़ी ऊपर जाके आएगी, क्योंकि जब आप दूसरे देश को इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहते हैं, तब नेवी लेके जाते हो। नेवी का फिर एक्शन एक दिन का नहीं होता है, तो इसलिए वो झूठ पकड़ना इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन क्योंकि सब लोग कह रहे थे, एक पायलट पकड़ा गया वगैरह वगैरह, सब लोग कह रहे थे। फिर इसको हम कई बार इंग्लिश में कहते हैं आजकल, हालांकि सारी बातें पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गई, कि सेल्मा कोटिंग सबरीना, कि सलमा ने खबर दी, फिर तुम्हें कैसे पता लगा? सबरीना ने खबर दी थी, मैंने उससे सुना है, उसने फिर किसी और से ली होगी, उसने फिर किसी और से ली होगी। तो कुछ ऐसे होता है जिसको बचाना मुश्किल होता है, जिससे बचना मुश्किल होता है, लेकिन उससे बच गए। तो ये हमारा प्रोफेशनलिज्म, हमारी टीम का, वो डिजर्व करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आसिम मुनीर क्या सोच रहे होंगे आपने कहा। मेरे ख्याल आसिम मुनीर पहले तो पैकेज करेंगे इसको अपने देश में, कि जैसे उनकी बहुत बड़ी सक्सेस हुई है जी, कि उन्होंने बहुत जहाज गिरा लिए, लेकिन उनके लोग भी कहेंगे, लेकिन आप जो टारगेट थे वो तो टूट गए आपके, तो आपने क्या लिया फिर? तो ये तो ऐसे है कि आप बोल रहे हैं कि मैंने हमारी टीम ने कोहली को और रोहित को और गिल को 0 पे आउट कर लिया, लेकिन मैच तो आप हार गए, राइट? उसके बाद अगले दिन आपकी एयर बेसेस सारी इतनी ह्यूमिलेटिंगली वो धाराशायी हुई हैं, उनकी एयर बेसेस। तो लेकिन अभी वो कहानी यही बनाएंगे, और कुछ दिन मूड ये इस तरह का ही रहेगा। उसके बाद उनकी लंबी प्लान क्या होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर वो सचमुच में इतने ज़्यादा इस्लामिस्ट हैं कि वो सोचे कि लिखा हुआ है कि कभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर एक फाइनल होनी ही है, जिसको कि वो जीत जाएंगे, तो ऐसे आदमी के साथ कोई कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए भारत को अभी से ऐसे ही सोच के चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बार हमने बहुत सबक सिखाया, नहीं, ऐसे सोच के चलना चाहिए कि कल ही फिर से शुरू हो जाएगा। जी। और अमेरिकी लीडरशिप के बारे में, अमेरिकी लीडरशिप देखिए, अलग तरह की लीडरशिप है। ये ट्रम्प है, ये ट्रम्प कहते कुछ हैं, करते कुछ और है।
तो इनकी बातों से इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हम्म। ये ट्रम्प ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा, वो जहाँ जाता है कुछ कुछ कर देता है, मैं कहना नहीं चाहता क्या कर देता है, फिर उसका कोई नैनी या कोई उसकी फिर साफ करती है पीछे से, तो वो मार्को रूबियो है। तो ट्रम्प जो मर्जी बोल देते हैं, मार्को रूबियो फिर उसके बाद में सफाई करते हैं। और ट्रम्प को अब देखिए, उनकी सारी अटेंशन एक ही बात पे, सारी तवज्जो एक ही बात में, वो उनकी ट्रेड डील्स के ऊपर है। तो अभी पीयूष गोयल वहां जा रहे हैं, उन्होंने एक यूके के साथ ट्रेड डील कर रही है अमेरिका ने, चाइना के साथ एक प्रिलिमिनरी किया है। तो अब पीयूष गोयल जा रहे हैं, मुझे लगता है भारत और अमेरिका की भी एक प्रिलिमिनरी ट्रेड डील अभी होने वाली है, और उसके बाद एक और डिटेल ट्रेड डील बाय सितंबर अक्टूबर हो जाएगी। तो वो आपको प्रेशर डालते हैं ट्रेड डील के लिए। शेखर, अगला सवाल आदित्य का है। वो बोले कि आपको लगता है कि 1971 के युद्ध और इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच तुलना करना उचित है? वो एक पूर्ण युद्ध था और ये आतंकवादी हमले के खिलाफ एक रिटेलिएशन है। साथ ही क्या ये सही है कि 1971 के युद्ध को जीतने के बावजूद भारत को इससे कोई खास लाभ नहीं मिला, खासकर कश्मीर समस्या के संबंध में? देखिए, पहली बात तो ये कि उससे पूरे युद्ध से इसकी बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। ये 72 घंटे का, और वो भी ज्यादा सारे के सारे जो एक्सचेंजेस थी ये रिमोट थी और हाईटेक थी, तो कोई किसी भी तरीके से तुलना नहीं हो सकती। 71 की तो पूरी लड़ाई थी जी। दूसरी बात, ये सोचना कि भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत की जो टू फ्रंट सिचुएशन थी पाकिस्तान के साथ, वो एक फ्रंट हो गई। और सच्चाई ये है कि 1971 में चलिए एंड में खत्म हुआ, लेकिन 1972 से लेके 1989 तक, 1989 तक भारत में कोई कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर ये शुरू तब हुई जब एक बार पाकिस्तान को लगा कि वो अफगान जिहाद जीत रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि अगर हम अफगानिस्तान में सोवियत पावर को हरा सकते हैं, तो वही तरीका इस्तेमाल करके, जिसको कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स, इधर काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया, अब इंडिया को भी हरा सकते हैं। और दूसरी बात, उस टाइम तक उनके पास उनका न्यूक्लियर वेपन आ गया था, तो उनको लगा अब हम इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे नीचे ये खुराफात कर सकते हैं, इसलिए उसके बाद शुरू हुआ। नहीं तो ये कहना कि हमें कतर से कोई फायदा नहीं हुआ, ये बात ठीक नहीं है। शेखर, अगला सवाल हमारी सब्सक्राइबर हैं स्मिता जोशी। उनका सवाल है, पूछ रही हैं, बीते सप्ताह याल्दा हकीम ने भारतीय चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा कि भारत के अधिकारियों से कोई भी सूचना पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने यूक्रेन का उदाहरण दिया कि कैसे वो अपना नैरेटिव सामने रखकर सारे विश्व में अपने लिए सहायता जुटा पाया। भारत क्यों ऐसा नहीं कर पाता है? हमारे देश में शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे सुवक्ता मौजूद हैं, क्यों हम उनका सदुपयोग नहीं करते? वो बोल रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हर चैनल को बेझिझक इंटरव्यू दे देते हैं, चाहे उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाए। हमारे विदेश मंत्री ये क्यों नहीं करते? इससे भारत के नैरेटिव को सहायता मिलेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत के लिए, भारत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, तो उसके लिए नैरेटिव की शायद इतनी अहमियत नहीं है जितनी पाकिस्तान के लिए। जी। दूसरा, जो पाकिस्तान के मंत्री बोले, उन्होंने पाकिस्तान की छिछालेदरी करी है। जब मुंह खोलते हैं तो उनसे ऐसे फूल झड़ते हैं कि उसके बाद पाकिस्तान को संभालना पड़ता है कई दिन। तो और पाकिस्तान में एक वेस्टर्न मीडिया के लिए एक कमजोरी भी है, वीकनेस भी है। भारत में इस समय दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि हम पश्चिमी देशों के मीडिया को बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जी। उनको आप हमेशा अपने लोग सामने मत भेजिए, सीनियर पीपल, मंत्री मत भेजिए इंटरव्यूज के लिए, लेकिन उनसे बात करना, इंफॉर्मेशन शेयर करने में बुराई नहीं है। लेकिन इस समय जो भारत में एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, उसका व्यू है कि वेस्टर्न मीडिया हमारे खिलाफ है, ये बायस्ड है, तो हम इसको टाइम क्यों दें, जो करना है करो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक बात है, लेकिन वो एक टेंडेंसी जरूर है यहाँ पे। लेकिन यूक्रेन से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। यूक्रेन एक विक्टिम है, छोटा विक्टिम है। जी। हम बड़ी पावर है। मैं नहीं कह रहा कि हम रशिया की तरह हैं, हम बड़ी, क्योंकि हमने तो किसी को इन्वेड नहीं किया ना, हम भी विक्टिम है क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म किया, उसकी हम सजा दे रहे हैं किसी को। जी। अब उसमें आपको समझ आती है कि नहीं आती कि टेररिज्म है, इसको बार बार जाके कौन समझाए। तो भारत को पाकिस्तान के साथ ऐसे बराबरी भी नहीं करनी चाहिए कि आपका मंत्री बोल रहा है, हमारा मंत्री भी बोलेगा। पर ये ज़रूर है कि जैसे हमने ब्रीफिंग्स वगैरह की, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी और फॉरेन मीडिया को बुला के अलग से भी हो सकती थी, लेकिन वो सरकार का रवैया है कि फॉरेन मीडिया को इतना रेलेवेंट नहीं है। और दूसरा, वो सोचते हैं कि ये तो इंडिया के खिलाफ ही है। अगला सवाल प्रियंका बजाज का है। पूछ रही है, बलूचिस्तान में वर्तमान में क्या हो रहा है और इस पे भारत का रुख क्या है? देखिए, बलूचिस्तान में आए गए
रोज एक ना एक कोई एम्बुश या कुछ क्लैश हो रहा है। भारत का रुख क्या है मैं नहीं जानता हूँ। भारत से बलूचिस्तान बहुत दूर है, भारत की सीमा से बहुत दूर है, और बलूचिस्तान खुद बहुत बड़ा इलाका है और बहुत थिनली पॉपुलेटेड है। तो भारत, अगर लोग कहते हैं भारत कुछ कर रहा है, तो भारत को फिर वो ईरान से करना पड़ेगा, या फिर कुछ थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का वहाँ से करना पड़ेगा। और वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो भारत के लिए वहाँ जाके कुछ करना असंभव की तरह से है। लेकिन हो सकता है कुछ हो रहा हो, कुछ बलूच लोग हैं जो सहायता मांगते हैं, और उनको अगर कोई सहायता मांगेगा भारत की, तो मुझे लगता नहीं कि भारत उसमें मना करेगा। कितना कुछ हो रहा है वो स्पेसिफिकली मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। शेखर, कौस्तुभ का अगला सवाल है, 2 और सवाल लूंगी सिर्फ। वो बोल रहे हैं भारत कश्मीर मामले में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन क्यों नहीं चाहता? शिमला अकॉर्ड को कितने साल गुजर गए, बायलैटरल तो सुलझ नहीं रहा है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ट्राई करने में क्या हर्ज है? देखिए, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होता। ये एक बात है जो मैं लिखूंगा, मेरे ख्याल अभी के नेशनल इंटरेस्ट में तो आज नहीं है, शायद अगले हफ्ते ही लिखूंगा, जी, कि जो बायलैटरलिज्म होता है हमें उसके आगे सोचना चाहिए, क्योंकि बायलैटरलिज्म होता है जो बराबर की शक्तियां हों। पाकिस्तान और भारत बराबर की शक्ति नहीं। मैं नहीं कह रहा बड़ा देश है छोटा देश, ऐसे नहीं कह रहा। भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, वहां पे आप एक सरकार से समझौता करें, सरकारें बदलेंगी तो उस देश के जितने अरेंजमेंट है वो चलते रहेंगे, क्योंकि संविधान वही रहेगा। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में जो भी सत्ता में आता है वो अपने पहले वाले को या जेल भेज के या देश निकाला दे के या उसको मार के हत्या करके फिर सत्ता में आता है, और वो जो भी ऐसे सत्ता में आता है वो अपना नया संविधान लाता है। अब बल्कि एक बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे सब कॉन्टिनेंट की कि जितने नए संविधान पाकिस्तान लाया है सन 72 के बाद से, उतने बांग्लादेश भी लाया है। जैसे ओरिजिनल वैसे ही बांग्लादेश। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैं उनमें कंटिन्यूटी कम होती है। उसमें सोचना कि आज मैं इसके साथ समझौता कर लूं, दूसरे वाला मुकर जाएगा, बोलेगा वो तो था ही चोर, उसने आपसे समझौता किया। तो आप देश के साथ समझौता नहीं कर रहे, आप उस समय के रूलर के साथ कर रहे हैं जी। तो उसमें पाकिस्तान से जब भी कभी कुछ होगा, अगर जरूरत होगी तो उसमें इंटरनेशनल गारंटीज की जरूरत होगी। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, मीडिएशन उसके जमाने अब निकल गए हैं। शेखर, आखिरी सवाल लूंगी अर्जुन मलिक का। वो बोल रहे हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को गवर्नर द्वारा भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर फैसला करना होगा। अब राष्ट्रपति ने इस मामले पर फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है, या ये कुछ ऐसा है जो समय के साथ इवॉल्व हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की तरह? क्या ऐसे न्यायिक निर्देश संभावित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का कारण बन सकते हैं, खासकर अगर उन्हें एग्जीक्यूटिव द्वारा एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एनक्रोचमेंट के रूप में देखा जाता है? क्या संविधान के फ्रेमिंग के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इस संभावना को फोर्सी नहीं किया गया था, या इस पर ध्यान नहीं दिया गया था? मुझे नहीं लगता कि जो संविधान लिखने वाले थे उन्होंने ये सोचा होगा कभी ऐसे भी होगा कि राज्य सरकारें बहुमत से बिल पास करेंगी और गवर्नर उनको लेके बैठ जाएंगे, और अगर वो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तो राष्ट्रपति भी लेके बैठ जाएंगे, बशर्ते कि वो सरकारें दूसरे पार्टियों की हों जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ना हो। तो ये एक अलग स्थिति है, उसी को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रहा है। उसमें उन्होंने एक सलाह दी है, ये राष्ट्रपति को ऑर्डर नहीं दिया है, सलाह दी है, और ये भी कहा है कि आपको लंबा रखना हो तो हमसे पूछ लीजिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। तो ये एक नया आइडिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, और मैं कहूँगा अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ने सवाल उठाया है, क्योंकि इससे एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट डिबेट शुरू हो गई है। आप देखिए, अपूर्वा जानती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे से ज़्यादा, और कई बार वो एक शो भी करती है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक बार इसको जरा समझा दीजिए, इसकी पेचीदगियां क्या हैं, इस पे एक अलग से शो कर दीजिए। बिल्कुल शेखर, इस पर मैं वीडियो बना दूंगी और दर्शकों के लिए जरूर अगले हफ्ते ही ये वीडियो आ जाएगा। इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड नहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका जो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का पूछा आपने, और बहुत तरीके से, ठीक तरीके से पूछा।